आपके गुरु पद्म भूषण श्री देवू चौधरी जी रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपको चुना, आपने उनको चुना, या नियति ने दोनों को मिला दिया? देखिए, गुरु तो बड़े हैं, वो तो सब जानते हैं, सब देखते हैं, पर मुझे लगता है कि नियति को शायद यही मंजूर था कि मुझे उनके पास सीखने का मौका मिले। मैंने देखा कि आपने कई ग्रैमी अवार्ड विनर्स के साथ भी काम करा हुआ है। जी इंडियन सेंसेशन रिकी केज के साथ भी शायद आपने जी परफॉर्म कराई हुई है। बिल्कुल। तो जब इंटरनेशनल स्टार्स के साथ कॉम्बो बनता है तो वो क्या कुछ डिफरेंट होता है? क्योंकि शायद हम लोग सारे गामापा बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, और म्यूजिक हैज वन लैंग्वेज वन रिलीजन, सब सिंक हो जाता है। उस इंटरनेशनल एक्सपोजर का एक्सपीरियंस दीजिए। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग, क्योंकि आप उनके कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उनकी चीज़ें सीखते हैं, और आप अपना इट्स अ शेयरिंग थिंग, है ना। तो कहा जाता है कि बांसुरी सोल, साउंड, सबकॉन्शियस, सबका एक कनेक्शन है। जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ का जो आंसर है वो बोलने से ज़्यादा, अगर मैं आपको उसके अंदर कुछ अगर बजा के सुनाऊँ तो बिल्कुल। ऐसे बताइए कि सोलो, फ्यूजन, जुगलबंदी, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ये काफ़ी कठिन सवाल है। तो अब हम लोग बात करेंगे सितार के बारे में। जी बिल्कुल। आपने 11 साल की उम्र में पहली सोलो परफॉर्मेंस दी थी सितार की। जी, पहला आपने क्या प्ले करा था राग वहाँ पर? हेमंत है, बहुत ही सुंदर राग है। ओके। उस राग से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। मैं दिन रात बस वही एक राग बजाता था। आपको थोड़ा सा बिल्कुल, मैं कहने ही वाला था कि क्या वो याद है कि अब लगाव कम हो गया कुछ? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बट तो चलिए। अब आपके लिए एक फ्लूट टेस्ट। यू आर अ मास्टर ऑफ फ्लूट। ओके। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट कुछ संगीतमय होने वाला है। आज हमारे साथ सितार और बांसुरी की दुनिया के फनकार हमारे गेस्ट के रूप में आए हुए हैं। इन्होंने म्यूज़िक में एमफिल करी हुई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक में ही पीएचडी भी कर रहे हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से 2025 में स्टेट अवार्ड भी मिला है, और ए ग्रेड से इन्होंने सितार और फ्लूट दोनों में ही डिग्रीज हासिल करी हुई हैं, जो कि AIR से सर्टिफाइड हैं, विच इज़ अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। इन्होंने नेशनली बहुत अच्छे गेस्ट्स के सामने, बहुत मशहूर हस्तियों के सामने अपनी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, और इंटरनेशनली भी इन्होंने 18 कंट्रीज़ में परफॉर्म करा हुआ है और 2500 से अधिक शोज़ कर चुके हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं बांसुरी के पीछे के स्वर मयंक रैना जी से। मयंक रैना जी, नमस्कार। वेलकम टू द डांस शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यार से बुलाया, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, और आपके यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। इट्स अ प्लेजर आल्सो सर। थैंक यू सर, क्लासिक म्यूजिक ट्रेडिशन में सितार, बांसुरी, ये सब बहुत पायस इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं। जी। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा, एक सेट पैटर्न जिनके अंदर आपको रियाज करना है, जी अर्ली मॉर्निंग उठना, ये सब जहाँ तक मैंने देखा सुना है। बिल्कुल। तो क्या आज भी उनका उतना ही रेलेवेंस है, या आपको लगता है कि बांसुरी, सितार नॉस्टैल्जिया का शिकार हो चुके हैं आज के युग में? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं उस चीज़ को उस तरफ होते हुए, बट जो अभी भी सीरियसली इस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस परंपरा को सीखने के लिए आपको ट्रेडिशनली उसको बिल्कुल बेसिक से सीखना समझना पड़ेगा पड़ेगा। और समझना पड़ेगा, एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर गुरु कि वो आपको किस तरीके से सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल पूछते हैं पेरेंट्स, कभी कोई सीखने आते हैं, कुछ होता है तो वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा कितने दिन में सीख जाएगा। हाँ, मैं वही बोला, यही सवाल होता है वो कितने टाइम में सीख कितने जाएगा। टाइम में सीख जाएगा। तो मेरा एक बड़ा छोटा सा जवाब है उनके लिए कि आप मतलब बेसिक जो है
फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आप कितने साल मैथ्स पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं या साइंस, लेट्स टेक साइंस, है ना। जी। आप 12 साल साइंस पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आप उसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं, एमबीबीएस 5 साल का, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक और स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं 1-2 साल 3 साल, उसके बाद आप कुछ टाइम प्रैक्टिस करते हैं, तो कुल मिला के 15 से 20 साल जी, मिनिमम लग आप जाता लेके चलिए, तब जाके आप एक प्रोफेशनल कहलाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप 1 साल में जाके किसी प्रोफेशनल स्टेज पे जाके आप म्यूजिक कर सकते हैं, सो मुझे लगता है कि हर एक प्रोफेशन, नॉट ओनली म्यूजिक या फिर साइंस या कोई भी, हर एक प्रोफेशन इतना टाइम और डेडिकेशन मांगता है, लगता है मेहनत चाहिए हर चीज में। दैट टू परस्यूइंग इट विद सिंसेरिटी। एग्जैक्टली। तो जो घरानेदार परंपरा की जो हम बात कर रहे हैं, वो अभी भी जो लोग अच्छा बजा रहे हैं या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो उस परंपरा से आगे बढ़े हैं और उन्होंने सीखा भी उसी परंपरा से है। तो जब तक आप उसको बिल्कुल पवित्र तरीके से, कहते हैं ना, कि जी, आप जी। करेंगे नहीं उस चीज को, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो आगे, मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ परसेंट उसमें रह जाए, रह जाता है। भले ही आप बहुत मेहनत कर लें, बट वो एक जो पुकार है आपके संगीत से जो आनी चाहिए, वो तभी आएगी जब आपने वो पूरा डेडिकेशन। तभी क्लासिकल की ओर ज़्यादा इंक्लिनेशन आज के यूथ का नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल कनेक्ट, पायस कनेक्ट है, वो नहीं बना पाते हैं वो म्यूजिक से। आई थिंक थोड़ा पेशेंस पहले से लेकर अभी तक के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया है। जी। और क्या है कि आजकल अगर आप देखें, जैसे रील्स का ज़माना है, तो हर एक चीज़ 10 सेकंड में पूरी स्टोरी हो जाती है। आपको पूरी स्टोरी, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा समझ आ जाता है कि इसमें क्या हुआ। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आप देखें कि 7 मिनट का गाना है, हाँ। उसमें पूरा लिरिक्स हैं, पूरी एक स्टोरी बताई गई। तो चीज़ें आजकल फास्ट हो गई हैं, हर एक चीज़ एक्सेसिबल, ईजी है बिल्कुल। है ना। और उस वजह से मुझे लगता है कि हर एक चीज़ पे उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा यूथ के ऊपर भी पड़ रहा है। पड़ा। तो वो थोड़ा सा, इसको अगर प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं आप और इसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उस तरीके से तो मुश्किल है। अलग ही दुनिया के लोग चाहिए क्लासिकल सीखने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अलग दुनिया के लोग चाहिए, इसी दुनिया से सब वो लोग चल के जा माइंडसेट रहे की बात एक कर रहा हूँ मैं। mindset, माइंडसेट जो है ना, exactly, एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए एक अगर different आपको mindset। क्लासिकल में करियर बनाना है। एग्जैक्टली, आपको एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, बिल्कुल। आपके गुरु पद्म भूषण श्री देवू चौधरी जी रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपको चुना, आपने उनको चुना, या नियति ने दोनों को मिला दिया? देखिए, गुरु तो बड़े हैं, वो तो सब जानते हैं, सब देखते हैं, पर मुझे लगता है कि नियति को शायद यही मंजूर था कि मुझे उनके पास सीखने का मौका मिले और उनके पास जो तालीम है उनसे थोड़ा, मतलब कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा कुछ मिल जाए उनसे। तो आई फील वेरी लकी कि उनके पास मुझे 12 साल उनके चरणों में बैठ के सीखने का मौका मिला। और नियति को ही मैं कहूँगा। और दूसरा, हमारा कुछ पारिवारिक भी संबंध था, क्योंकि मेरे दादाजी का भी उनके साथ संबंध रहा। वो भी उनसे शुरू शुरू में जब गए थे तो उन्होंने उनको अपना गुरु माना। ओके। तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने काफ़ी अच्छा तालीम दी और आगे बढ़ाया उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा। और मुझे उन्होंने खासकर काफ़ी प्यार दिया। और मैं गुरु के बाद, मतलब बिल्कुल दादाजी जैसा सम्मान उनको मैंने हमेशा देखा है। और उनका, उस हिसाब से मुझे उनका रिस्पेक्ट करने का मौका मिला। और जो आज कुछ जो भी है, it's all because of him and it's a dedication to him. We unfortunately we lost him in the COVID. ओके। But जो भी है उनके लिए डेडिकेशन है। तो कभी डांटते वाटते भी थे गलतियों पे, रोज कि प्यार से समझा रोज थे? मेरे को तो रोज पड़ती थी। I was the most naughtiest one because I was the youngest Okay. among all the students. So मतलब, बट मुझे आज याद आता है, आज मैं फील महसूस करता हूँ, उनकी जो डांट है सबको नहीं पड़ती थी, क्योंकि सब लोग कुछ अलग हटके करने की कोशिश नहीं करते थे। पर मेरा रोज कुछ ना कुछ ऐसे होता था कि ऐसे नहीं तो ऐसे करें, ऐसे नहीं तो मेरे सवाल बहुत रहते थे। हाँ, और नया कुछ करेंगे तो गलती होगी। गलती होगी। और वो जानबूझ के मुझे सिखाते नहीं थे वो चीज़ कि तुम ढूंढो, और टास्क दे देते हैं। टास्क है वो मेरे लिए, और मुझे नहीं पता है। हम्म। बिना जाने वो मेरे लिए एक टास्क चल रहा है और मैं उस चीज़ के ऊपर लगा हूँ और वो देख रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन पूरा है।
और जब हो जाता था तो फिर हाँ ठीक है, तो शाबाशी बहुत मतलब रेयर है कि कभी थोड़ा सा ऐसे हाँ ठीक है, तो मतलब आपने कर दिया, ठीक है, मीन्स एक्सीलेंट। हाँ मतलब एक्सीलेंट हो गया। तो अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला दैट मीन्स गुड। हाँ, तो अगर कुछ बोल दे रहे हैं वो कि इसमें ऐसे करना है ऐसे करना है, तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट स्टिल नीड्स एन इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारे वो मेजर्स थे। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं होता था कि आपने बहुत अच्छा किया और ये कभी नहीं। हाईली अप्रिशिएबल। मुंह से नहीं बोलते होंगे बट मन हाँ से तो वो चाहते ही हैं कि सब गुरु चाहते हैं कि उनका शिष्य आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब साइलेंस वाज कि यू आर डूइंग गुड। ओके, हाँ अब आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक फ्लूट, बांसुरी पे। जी। तो कहा जाता है कि बांसुरी सोल, साउंड, सबकॉन्शियस, सबका एक कनेक्शन है। जी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है इस चीज़ का जो आंसर है वो बोलने से ज़्यादा अगर मैं आपको उसके अंदर कुछ अगर बजा के सुनाऊँ तो बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल बेटर बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बांसुरी उठाइए और दर्शकों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ बजाइए, क्योंकि ये ब्रेथ, सोल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड बिल्कुल इन दिस इंस्ट्रूमेंट। बेहतरीन। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि हम लोग पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठे हैं, मुझे लग रहा है मैं किसी मेडिटेशन रूम में चला गया था। अब मैं कि अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको परफॉर्म करते हुए बीच में लगा हो कि यू आर इनटू अ डिवाइन स्टेज और सम इनर हीलिंग्स आर हैपनिंग। क्योंकि हम लोग को जब सुन के ऐसा लग रहा है तो यू आर तो परफॉर्मिंग,
आपकी क्या फीलिंग रहती है इनर? जो डिवाइन फीलिंग की बात आप बता रहे हैं वो बहुत रेयर है। ओके। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि गुरुजी से एक चीज़ सुनने को बहुत मिलती थी कि आपके संगीत में जब तक पुकार नहीं है हम्म। तो आप समझिए कि अभी कुछ ना कुछ बचा हुआ है, ओके। बाकी है, आप नहीं अभी तक वहाँ पहुँचे। हम्म। तो 2 ऐसे इंसिडेंट थे जिस दिन वो कहा करते थे कि सच्चा सुर, मतलब आप जितनी भी तैयारी कर लें, जितना भी तेज़ बजा लें, बट वो जो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जब आप वो टच कर लेते हैं जिसमें आपका हार्ट, ब्रेन और वो सुर जी। सब ना एक वो ऐसे अलाइन हो जाते हैं, हम्म। तो आपको ऐसा फीलिंग आता है कि आप कुछ तो आज आपने ठीक किया है। हम्म। तो ऐसा 2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन, 15-20 सेकंड के लिए। ओके। फर्स्ट वाज कि व्हेन आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर, माय फर्स्ट गुरु, उनके जाने के बाद जो सबसे पहला परफॉर्मेंस था, उसके अंदर मैंने पूरे परफॉर्मेंस में कभी आँख नहीं खोली। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं कनेक्टेड हूँ किसी वजह से। और एक वो बीच में ऐसा छोटा-सा फ़ेज़ आया था जहाँ पे वो शायद वो उस जगह पहुँचने की कोशिश हो रही थी, हम्म। अभी तक नहीं पहुँचा वहाँ, कोशिश हो रही थी। और दूसरा एक इंसिडेंट था, तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और एक असम से आगे जाके एक बहुत ही प्यारा शहर है करीमगंज। ओके। बहुत छोटा शहर है बट मुझे लगता है कि उस दिन पूरा शहर सुनने आया था। ओह। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं हर 10-15 सेकंड में मान लीजिए खाँस रहा था, इतना गला पूरा बंद था। और मैं लगभग 3 घंटे बजाया, मुझे नहीं पता चला। मुझे लगा शायद 10-15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए और ख़त्म हो गया। तो उतरने के बाद स्टेज से पता चला कि 3 घंटे ऑलमोस्ट हो गया परफॉर्मेंस। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जब इन चीज़ों के बारे में मतलब कुछ नहीं ध्यान था कि आगे पीछे क्या हो रहा है। वी ट्राई टू कनेक्ट इन एवरी परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं है, बट वहाँ से कब बुलावा वो होता है, वाइब्रेशंस आएंगी, कनेक्शन होता है, वो आपको नहीं पता, वो आपके हाथ में नहीं है। जी जी जी। वी ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट आउट ऑफ अस, और ऑडियंस को हम अपने उनके साथ कनेक्ट करके परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, बट वो मौका बहुत रेयरली होता है। तो 2 बार ऐसा हुआ है। गुड गुड। अब ये बताइए, फ्लूट हम लोगों ने सुनी तो बहुत है जी बचपन में, सबने बजाई भी है, जी। तो एज अ प्रोफेशनल आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज फ्लूट, क्या फ्रंट होता है, बैक होता है, व्हाट आर द नोड्स, जी जरा बिल्कुल हम लोगों को पता चले कि है क्या ये। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे जो भारतीय जो फ्लूट है, जी। इसको आसान भाषा में हम बांसुरी बोलते बांसुरी। हैं। और श्री कृष्ण जी का वाद्य माना जाता है इसे। बिल्कुल। और जैसा कि नाम में ही है बांसुरी, तो इसका ओरिजिन बांस से होता है। ओके। इट्स प्योरली बैम्बू, नो वुड, नथिंग एल्स। और इसके अंदर आप अगर देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे इसके अंदर होल्स यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो टोटल 7। 7। इन्हीं 7 होल्स में, मतलब ये तो इससे आप फूक इसके अंदर ब्लो जी। करते हैं तो इसको हम अलग कंसिडर करते हैं। 6 बाकी हैं। ये जो 6 हैं, इनमें से ही आपको सारे स्वर, सब ऑक्टेव्स, आपको इसी में से आपको उसको आउटपुट निकालना सुर तो है सर उसका। पता है 7 होते हैं, और क्या आगे वैरायटीज रहती हैं? और आगे ये 6 हाँ, हैं, सुर 7 है, तो कैसे निकलेंगे इसमें से? ये इसके अंदर मैं आपको वो भी एक्सप्लेन जी। करूंगा बिल्कुल। स्वर कुल मिला के 12 देखे गए हैं। ओके। जो 7 स्वर हम जो बोलते हैं वो 7 शुद्ध स्वर हैं, जो सारे गामा पादा निसा। है ना। और उसके अलावा 5 जो हमारे हैं कोमल और एक तीव्र रहता है, जो उसके अंदर मतलब आप उसको कह सकते हैं माइनर्स, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं जी। माइनर्स एंड सेक्शन एंड सब हाँ सेक्शंस। एग्जैक्टली, एंड ऑगमेंटेड फोर्थ और जी। समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसको बोलते हैं। तो कुल मिला के आपको 12 स्वर इसके ऊपर इन 6 में ही निकालने। ओके। और जैसा कि अब आपने कहा था कि ये 6 ही हैं और 7 तो सुर ही हैं, जी। बेसिक जो है हाँ बिल्कुल। हाँ।
तो उसके अंदर क्या रहता है कि ऑक्टेव्स की जो मॉड्यूलेशन है, जो आवाज़ का ऊंचापन और नीचापन है, जैसे आप देखते हैं कि बहुत लो आवाज़ आ रही है, फिर एक बहुत नॉर्मल आवाज़ आ रही है, फिर एक बहुत ऊंची आवाज़ आ रही है। हाई पिच्ड हो गया, हाँ, पिच जिसको पिच हाई हो कहते गया, हैं हाई ना, पिच। तो उसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं अपनी फूक के ज़रिए। ओके। तो बांसुरी में मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे आज तक समझ आया है, 80% जो है उसकी मेहनत वो इस एक पे है। ओके। यहाँ भी है, ऐसा मैं नहीं कह मतलब रहा। परेटोस थ्योरी यहाँ भी चलती है 80-20 वाली। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज्यादा मेहनत है। अगर आपने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जी। इसको आप सुधारेंगे, तो आपका ये वाला जो पार्ट, ऐसा नहीं कि ये आसान है, यहाँ पे भी बहुत नहीं, मुश्किल चीजें हैं। बिल्कुल। और जब आप, क्योंकि क्या है कि 6 हैं, तो अभी पूरे इसके ऊपर जब आप पूरा पूरा बजा रहे हैं तो आप शुद्ध स्वरों का उसके अंदर निकास करते हैं, बट कोमल स्वरों के लिए फिर उसके अंदर वी आर यूजिंग हाफ नोट्स एज वेल। समटाइम्स यू जस्ट ओपन योर फिंगर्स, अच्छा, दैट 50% इज ऑक्यूपाइड। 50% is occupied, है ना। तो that is very difficult when you are playing or some run or something like that, तो उसमें वो मुश्किल होता है। तो इधर वाला पार्ट आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये भी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो सोल आप क्रिएट करते हैं बांसुरी के अंदर, वो ध्वनि जो है वो फूक से आती है। और अगर आपका फूक कंट्रोल नहीं है, जैसे शरीर में श्वास है जी, सांस कंट्रोल नहीं है तो हाँ, शरीर ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल। है ना। तो वैसे ही बांसुरी के अंदर भी यहाँ पे है, उसको अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप उस चीज को अच्छे से आगे सीख सकते हैं और बजा सकते हैं। तो इसके लिए क्या फिर वो डीप ब्रीथ या आप कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी करते हैं टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ब्रीदिंग पैटर्न्स एंड? बिल्कुल एक्सरसाइजेस हैं, बट अगर आप इसके अंदर अगर बेसिक प्रैक्टिसेस ही कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी में योग है। जैसे हम प्राणायाम जी करते जी हैं, जी, वही मैं कहना चाह रहा था कि जो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती ब्रीदिंग हैं। प्रैक्टिस इसके अंदर भी है, और इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम करके इसको हम आगे सीखते हैं। बट दैट इज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जब आप उस चीज मतलब बेसिक्स जब हम क्रॉस कर जाते हैं तब वो जब आप सारी क्रॉस करते हैं, फिर वो ब्रीदिंग टेक्निक्स या फिर उन चीज़ों पे काम किया जाता है। बट शुरुआत में लंबी सांस में इसमें ब्लो करना या फिर कुछ स्वरों के ऊपर उसको ठहराव के साथ उसको प्ले करना, एंड कंट्रोलिंग द ब्रेथ इज द मोस्ट most इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। अब जैसे फूक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल जी। 2-3 आपको वेरिएशंस दिखा देता हूँ जी। ना। एक फूक है ना, एक फूक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बहुत कम है और एक बहुत ज्यादा है। जी, हमें बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, हमें बहुत कम भी नहीं, हमें एक बैलेंस। जो मेलोडी है वो बैलेंस में आ रही एक है। बैलेंस है, हमें फूक एक बैलेंस चाहिए, ना कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसी आवाज है। तो आप अगर ऐसा सुनेंगे तो आपके स्वरों में जो है ठहराव नहीं आएगा। बिल्कुल। तो वो एक बैलेंस को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप वी स्टार्ट विद, एंड फिर आगे लेटर ऑन काफी सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसको लेके आप आगे बढ़ते हैं। सर, उम्मीद है दर्शकों को कि आज बांसुरी के बारे में जो ज्ञान हम लोगों को मिला होगा शायद आज तक पहले कभी ना मिला हो। सर, मेरी मीडिया टीम जब आपका प्रोफाइल सर्च कर रही थी तो उसमें मेरे सामने आया कि आपने भारत की प्रमुख हस्तियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, सोनिया गांधी और भी कई, मनमोहन सिंह जी, इन सब के सामने परफॉर्म करा हुआ है। जी। तो कैसा लगता है जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आपके सामने बैठी होती हैं, आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कुछ घबराहट होती है कि यू आर इन योर ओन वे? क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है उनके सामने परफॉर्म करने का? मुझे बचपन में एक चीज़ बोली गई थी कि दादाजी बोलते थे जी। कि आप कहीं भी परफॉर्म कर रहे हो, आप सबको एक समान मान के करिए। पर जहाँ बात आती है नेशन की, नेशन के प्राइड के लिए, जैसे मोदी जी के लिए हमें सौभाग्य मिला गणतंत्र दिवस के बाद एक ना जो एक स्पेशल एक होस्ट किया जाता है, जो गेस्ट्स जितने भी मीटिंग रिट्रीट। एक मीटिंग रिट्रीट मीटिंग रिट्रीट, यस। तो और उसके बाद उसका इट्स फॉलोड बाय अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस। Okay. आपको जी। अगर देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे लिमिटेड गेस्ट्स हैं, हाँ, उनके सब dignitaries। सब डिग्निटरीज हैं वो लोग।
तो वहाँ पे वो थोड़ा-सा रहता है कि मतलब आप अपने नेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो उसमें कोई कमी-चूक नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो अपना परफ़ॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि उसमें सिर्फ़ हम अपने कल्चर को उन तक पहुँचा नहीं रहे हैं, उसके बारे में उनको चीज़ें दिखा रहे हैं एंड वी आर रिप्रेज़ेंटिंग फॉर द होल कंट्री, यस। है ना? ऑन बिहाफ ऑफ होल कंट्री। तो उसमें वो थोड़ा-सा कभी प्रेशर रहता है, उस टाइप के परफ़ॉर्मेंसेज़ में। बाकी कोशिश यही होती है कि सबको एक समान मान के आंखें बंद करके फिर कुछ आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कनेक्ट विद योर म्यूज़िक और आप बस करते रहिए। कभी किसी डिग्निटरी ने कोई स्पेशल डिमांड करी हो कि मुझे ये सुनना है, मुझे ये बोलते हैं, पसंद है? बिल्कुल, बिल्कुल बोलते हैं और कोई इंस्टेंस? बिल्कुल मेरा सबसे पहला इंस्टेंस मोदी जी के साथ ही है, तो मैं उनको बहुत उनका जब भी उनसे 3-4 बार ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का। तो पहली बार जब मिला तो मैंने कुछ अलग सा कुछ तेज सा देखा उन पे। मैंने कहा मैं पैर छूने गया। तो उन्होंने कहा हाथ मिलाओ यंग मैन। तो तो उनके कुछ ना कुछ रहते हैं। 1-2 बार ऐसा वैष्णव जंतु के लिए वैष्णव जन जो है काफ़ी बार बोला जाता है कि हम ये सुनना चाहते हैं, या रघुपति राघव ओके। इसके लिए बोला जाता है। तो ये कुछ है ऐसी चीज़ें जो सुनना पसंद करते हैं और राग पहाड़ी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। बिल्कुल जब हम कहीं बाहर जाते हैं, आई वाज़ ऑनर्ड टू रिप्रेज़ेंट इंडिया इन द फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि कई देशों में होता है। तो वहाँ पे बोला जाता है कई बार कि राग पहाड़ी अगर आप सुनाएं, बिकॉज़ ऑल्सो आई एम रिलेटेड टू माउंटेन्स, आई कम फ्रॉम यस। कश्मीर। या तो उनको लगता है कि ओके आप हिमालय से हैं तो कुछ माउंटेन मेलोडी, ओके। दैट्स हाउ दे रिप्रेजेंट दिस म्यूजिक। पहाड़ी को हाँ, हाँ, माउंटेन हाँ। मेलोडी बोलते हैं। तो काफी पहाड़ी राग पहाड़ी के लिए तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी एक माउंटेन मेलोडी बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज। बेहतरीन।
मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था तो उसमें लगभग 18 कंट्रीज में आप अपनी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं जी और टोटल शो काउंट आपका शायद 2500 से ऊपर है। जी उसी में मैंने देखा कि आपने कई ग्रैमी अवार्ड विनर्स के साथ भी काम करा हुआ है। जी इंडियन सेंसेशन रिकी केज के साथ भी शायद आपने जी जी परफॉर्म कराई जी हुई है। बिल्कुल। तो जब इंटरनेशनल स्टार्स के साथ कॉम्बो बनता है तो वो क्या कुछ डिफरेंट होता है? क्योंकि शायद हम लोग सारे गामा पा बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है और म्यूजिक हैज वन लैंग्वेज वन रिलीजन, सब सिंक हो जाता है। उस इंटरनेशनल एक्सपोजर का एक्सपीरियंस दीजिए कुछ। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग, क्योंकि आप उनके कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उनकी चीज़ें सीखते हैं और आप अपना इट्स अ शेयरिंग थिंग, है ना? जी तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। और लैंग्वेज रिटन में अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स डिफरेंट है, बट जब आप म्यूजिकली बजाते हैं, म्यूजिकली आप कोई भी गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो वो सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। सुर वही है ना? और ताल वही है। सब वही 7 सुरों में ही सब मिल हाँ, जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का तो देखिए, हम लैंग्वेज पेपर पे बना सकते हैं, बोलने में उसके शब्द बदल सकते हैं, बट आप बांसुरी में कैसे लैंग्वेज बदलेंगे? वो जो फूक से जो आवाज निकलेगी वो निकलेगी, या कोई तबला पे जो आवाज निकलेगी निकलेगी, या गिटार पे जो है वो वही है। उसको बजाने का स्टाइल ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा, उसका तरीका अलग होगा, उसको सीखने का, समझने का तरीका, कॉन्सेप्ट अलग होंगे उनके, बट वो एक सिमिलैरिटी है। तो जब उस चीज पे बात आती है तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। मेरा पहला अगर एक्सपीरियंस अगर देखें तो 2011 में रहा, जिसमें आई वाज आई वाज शेयरिंग द स्टेज विद a lot of big names, और सब मतलब अपने अपने देश के काफ़ी विख्यात और बड़े नाम थे। और मतलब एक एक दो दो ग्रैमी तो सबने मतलब ऐसे ले रखे थे कि मतलब वो ये जैसे कहाँ परफॉर्मेंस कहाँ हो रही थी ये? ये दिल्ली में ही था। दिल्ली में थी, ओके। हाँ, तो मतलब वो तब मुझे ऐसा लगा कि ग्रैमी तो बहुत आसान होता होगा, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन लोगों के साथ स्टेज शेयर करें, और वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ जबकि मैं उनके साथ बैठा वहां पे, क्योंकि हर किसी के पास ऐसे अवार्ड्स थे और ऐसे थे, और उनका काम जब देखा तो बहुत अच्छा काम। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये संगीत अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई है, तभी वो लोग वहां पहुंचे, है ना? तो 2011 की बात है। हाँ, उनके साथ मौका मिला, और उस समय मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नॉट ओनली कि जैसे हमारे इसमें थोड़ा सा पहले रहता था कि आप इसको सीखे, शास्त्रीय संगीत को और करें, तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ के मैंने उनकी चीज़ें भी थोड़ा अडाप्ट करनी शुरू की, तो मुझे लगा कि आसान तो ये भी नहीं है, समय तो ये भी बहुत मांगता है। और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, और बर्नी मार्सडन एक बहुत बड़े गिटार प्लेयर रहे हैं, ब्लूज का बहुत बड़ा नाम है। ब्लूज इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, उसका बहुत बड़ा नाम रहे हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें शेयर की, और उनके साथ 4 शोज बजाने का, परफॉर्म करने का मौका मिला। और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की मेरे साथ, और गिटार और सितार का कॉम्बो उनके साथ रहा, बड़ा अच्छा रहा। आफ्टर दैट स्टुअर्ट कॉपलैंड एक बहुत बड़े नाम हैं, और रिकी केज ऑफ कोर्स जी। तो उनके साथ रिसेंटली अभी मैंने पीछे कुछ महीने पहले ही एक शो किया था, दिल्ली में काफ़ी बड़ा उनका एक कॉन्सर्ट था, उनके साथ वहाँ पे हुआ था। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, और लैंग्वेज एक पॉइंट के बाद मतलब जब आप इररिलेवेंट हो जाती है। हाँ, वो अलग हो जाती है उस स्टेज पे, क्योंकि वो जो मैं 2011 की जो बात कर रहा हूँ, उस कॉन्सर्ट में कुछ नहीं तो 6-7 अलग देशों से थे जो स्टेज पे लोग थे, सारे एक साथ परफॉर्म कर रहे थे। ओके। किसी को अंग्रेजी नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, मुझे स्पेनिश नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे चाइनीज नहीं आती, और भी लैटिन अमेरिकन देशों से आए थे, कुछ एक आध अफ्रीका से थे। तो आप उनसे कैसे बात करेंगे? थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, और समय चीजें सीख ही रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो बट जब संगीत पे बात आती थी, एवरीबडी वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये तो हो जाएगा। तो बताइए कि सोलो, फ्यूजन, जुगलबंदी आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
ये काफी कठिन सवाल है कि क्या पसंद है, बट मैं ये कहूंगा कि हर एक उसका एक अलग मिजाज रहता है। अच्छा, आप सीरियल नंबर दे दीजिए, 1 2 3। अच्छा बिल्कुल, अगर सोलो रहता है तो उसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि आप सारी चीजें आपके हाथ में है। हाँ, तो सोलो ऑफ कोर्स अगर आप बजा रहे हैं, यू आर द फोकस। फोकस मेन उसी पे है, और गलती होगी तो 100% आप ही की मेरा होगी, ही है, जो भी परफॉर्मेंस है होगी तो मेरे 100% मेरे आपकी है। हाथ में है ना। तो बिल्कुल एकल वाद्य जो है वो बिल्कुल मेरा वो प्रेफरेंस रहेगा। जुगलबंदी में मजा काफी आता है, जुगलबंदी में बहुत एक्सप्लोर करने के चांसेस भी होते हैं, बट जुगलबंदी में उसी समय गलतियों के भी उतने ही चांसेस होते हैं, क्योंकि जुगलबंदी में आप दो लोग की सोच जो है वो एक साथ मिल रही है। कहीं पे भी वो थोड़ा सा सोच में बदलाव आया तो वो उसमें आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा ऑडियंस को। तो जुगलबंदी उस हिसाब से बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप, जरूरी नहीं कि आप रोज साथ में बैठ के बजाते हैं, बट आप एक दूसरे को अगर जानते हैं, आपका हाँ, अगर मेंटल वेवलेंथ मैच कर रही है, वाइब्स मैच कर रही हैं, तो फिर जुगलबंदी सही चल तो जाएगी। जुगलबंदी बहुत अच्छा है। मुझे कई बार जुगलबंदी बजाने में बहुत आनंद आता है, और काफ़ी सारे जुगलबंदी के जो है कॉन्सर्ट्स, स्पेशली विद फ्लूट और संतूर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, बांसुरी और संतूर हाँ, का। मैं ये पूछने वाला था, क्या कॉम्बोज रहते हैं? हाँ, बांसुरी जैसे और कि एक वाइब्स रहती है ना कि भाई टॉरस इज कंपैटिबल विद वर्गो, दिस इज विद, तो इसमें क्या कंपैटिबिलिटी रहती है बिल्कुल, जुगलबंदी में? बांसुरी और संतूर का तो मतलब हमारे इंडिया की सबसे बड़ी जोड़ी रही है पंडित हरिप्रसाद जी और पंडित शिव कुमार शर्मा जी। इससे बड़ी जोड़ी नहीं रही है। तो बांसुरी और संतूर का जो कॉम्बिनेशन है वो एक अलग ही लेवल का कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा सितार का भी कई चीज़ों के साथ, सरोद के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। ओके। और कई बार कई लोग फिर अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं, कभी गायन के साथ भी हो जाता है। बट बांसुरी और संतूर मतलब बेस्ट, अगर आप देखें जी। उसमें अगर आप सुने तो आप आनंदमय हो जाएंगे कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और ये फ्यूजन जब होता होगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, वेस्टर्न अलग, क्लासिकल अलग, सब एक स्टेज पे बैठे हैं। बिल्कुल, फ्यूजन फॉर मी इज लाइक अ चैलेंज विच आई लव। मेरे को चैलेंजेस उस तरीके के बहुत पसंद है। चैलेंज बिकॉज उसके अंदर आपको अपनी चीज़ भी प्रेजेंट करनी है, सामने की चीज़ सीखनी भी है, उसको प्रेजेंट भी करना है, और उसके साथ जस्टिस भी करना है। अगर आप सामने की चीज़ अपने तरीके से बजा रहे हैं, ठीक है, समटाइम्स इट्स गुड, बट अगर आप उस तरीके से उसको फील नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है आप सामने वाले को समझ जस्टिफाई नहीं करेंगे आप। तो आपको फ्यूजन टाइम टू टाइम मुझे पसंद है, फ्यूजन भी ऑल आर माय फेवरेट्स है ना। और आप तीनों का अलग मजा है, सोलो, फ्यूजन, जुगलबंदी, तीनों का अलग अलग मजा है। बट फ्यूजन में देन इट हैज टू बी प्रॉपरली रिहर्स्ड, एंड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस स्टाइल का फॉर्मेशन जो होते हैं उसमें किस तरीके से वो लोग प्ले करते हैं, या उस फॉर्म को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उसका एक जहन में आपका बिल्कुल ना वो उतरा हुआ होना चाहिए, कि फील होना चाहिए। जस्ट लाइक कि इट विल बी इजी फॉर मी टू प्ले इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और सम फोक और एनीथिंग व्हाटएवर वी फाइंड इन इंडिया, मेरे लिए आसान होगा। बट अगर हम वही किसी मान के चलिए किसी अरब देश में चले जाते, जैसे एक बड़ी एक कभी रेयर होता है, जैसे हम बांसुरी को देखते हैं कि धर्म से काफी जुड़ा हुआ है, धार्मिक है, कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है, तो बाकी धर्मों में बड़ा हम रेयरली देखते हैं कि बांसुरी नहीं है। तो एक बार बड़ी मुश्किल चीज थी मेरे लिए, बट एक अजीब सी रिक्वेस्ट आई और बड़ा चैलेंजिंग भी था, और मुझे बोला गया कि आप बांसुरी पे अजान बजा सकते हैं क्या। अच्छा। तो मैंने कहा कोशिश करते हैं। और जब मैंने बजाया तो वो लोग सब खड़े हो गए, कह रहे ये वाद्य तो हमारे इसमें नहीं यूज होता है, पर अच्छा लग रहा है इस पे बजाने में। वैसे ही कई बार जैसे देखा जाए तो सितार का बड़ा यूज होता है गुरबानी में, पहले होता था, आजकल तो कम हो गया है। एक दो बार मुझे मौका मिला है बांसुरी का भी वहां जाके अपनी हाजिरी लगाने का और बांसुरी प्रस्तुत करने का, और जो गुरबानी के साथ है उनके साथ। वैसे ही कई कई जगहों पे तो आपको वो
मतलब मैं बचपन से ही वो चीज़ें सुनता आया हूँ या उसको फ़ील करता आया हूँ, तो उन चीज़ों को आप जब तक महसूस नहीं करेंगे, आप डिलीवर नहीं करेंगे। तो सेम इज़ विद फ्यूजन म्यूज़िक कि या मतलब अगर आप उसको देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तो तब तक आप उसको जस्टिस नहीं कर पाएँगे। तो म्यूजिक और धर्म की बात हो रही है, तो मैं देख रहा था आपके प्रोफाइल में कि एक बार आपने हनुमत महोत्सव, जो जी, बहुत गुजरात में होता है, जी बिल्कुल। बहुत बड़ा इंडियन क्लासिकल का फेस्ट है, जी, उसमें भी आपने शिरकत करी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब हनुमत महोत्सव था तो फिर हनुमान चालीसा भी जरूर बांसुरी पे आपने बजाई होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए और स्पेशली मेरे लिए एक बार हनुमान चालीसा जी, बांसुरी बिल्कुल। पे आप बजा के जी, दिखाएं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मैंने पहली बार जीवन में हनुमान चालीसा बांसुरी पे सुनी है, पर बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे साक्षात हनुमान जी सामने आ रहे हैं। बहुत काफ़ी बेहतरीन, बहुत काफ़ी बेहतरीन। काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट रही है हनुमान चालीसा के लिए। सिर्फ आप नहीं, आज से 3-4 साल पहले से जितने भी मेरे दोस्त कह ही रहे हैं, जी तो हनुमान चालीसा बांसुरी पे उनको कहीं रेयरली सुनने को मिलती है। मैं तो देख रहा हूँ, ये देखिए ये बिकॉज आई एम डीपली कनेक्टेड विद अरे हनुमान जी। तो जी आपकी दो ए ग्रेड की डिग्रीज हैं, एक फ्लूट की और दूसरी सितार की, विच इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन। तो अब हम लोग बात करेंगे सितार के बारे में। जी तो ये बताइए कि आपने 11 साल की उम्र में पहली सोलो परफॉर्मेंस दी थी सितार की। जी तो डू यू स्टिल रिमेम्बर कि पहला राग, पहला आपने क्या प्ले करा था राग वहाँ पर? जी बिल्कुल याद है मुझे, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल वन। और राग हेमंत है, बहुत ही सुंदर राग है। ओके। और वो मैंने प्रस्तुत किया था। और उस समय मेरा उस राग से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। और मैं दिन रात बस वही एक राग बजाता था। और मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहने ही वाला था कि क्या वो याद है कि अब लगाव कम हो गया कुछ? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बट तो चलिए राग हेमंत सुनते हैं आपसे।
बेहतरीन बेहतरीन। ये बताइए कि सितार आपके साथ जुड़ा हुआ है इतने सालों से, जी। तो कभी ऐसा मन नहीं करा कि सितार छोड़ के गिटार पकड़ लिया जाए? नहीं, इसके बाद तो नहीं मन किया, हालांकि इससे पहले मन किया था। ओके। कोशिश किया, बजाया, और आई थिंक सितार इज मोर चैलेंजिंग देन lot of instruments and one of the most difficult instruments as well at the same Okay. time. और इसके अंदर कुछ ऐसी वाइब्रेशंस है जो आपको मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसा कि इसका जो साउंड बॉक्स रहता है, जी। दिस इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ सितार। Okay. एक्चुअल सितार होता है उसका साउंड बॉक्स बड़ा सा रहता है। उसके ऊपर मैं कान लगा के अपने दादाजी की गोद में बैठ के उसके ऊपर कान लगा के ऐसे ही उसी पे सो जाया करता था। ओके। तो उसमें जो तरब है, जो नीचे के तार हैं, जो उनकी रेजोनेंस होती है, जी जी। इतनी गूंजती है जैसे कि आप किसी एक कॉन्सर्ट हॉल में बैठे हैं और उस पर ना वो गूंज रहे हैं, ओके। सिर्फ उतने छोटे से बॉक्स में। तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता था मुझे, तो मुझे लगा कि एक दिन ट्राई इसको जरूर करना है। अभी तो क्योंकि 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, मतलब जो हम लोग लोरियां सुनते थे आप ये सुनते थे? हाँ एग्जैक्टली। और क्या है कि 3-4 साल के बच्चे के लिए सितार एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप उसको हैंडल नहीं कर सकते जी। अगर आप चाहेंगे तो। आफ्टर सर्टेन एज यू कैन स्टार्ट लर्निंग सितार। तो तब मुझे ऐसा था कि एक बार ट्राई तो ज़रूर करना है इसको। और गिटार में भी अच्छा है, उसके अलग मुझे लगता है कि उसका साउंड भी बहुत अट्रैक्टिव है और उसके अलग फ़ायदे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गिटार पे की जा सकती है तो सितार पे नहीं हो सकती। जी। बट समहाउ मतलब सितार थोड़ा ज़्यादा उस समय अट्रैक्ट किया और इसी को आगे बढ़ाया। नहीं नहीं, ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करना, उनको सहेज के रखने के लिए भी हमें आप जैसे बंदे चाहिए। गिटार के लिए तो हमारे पास बहुत जने हैं। बिल्कुल, ट्रेडिशन की जैसे आपने बात की है, और वो एक मेरा काफ़ी समय से एक मोटिव रहा है। और पिछले लगभग 15 साल से गुरुजी के नेतृत्व में मैं भी आगे सिखाने का एक मेरा भी प्रोसेस है कि आगे स्टूडेंट सीख रहे हैं या फिर वर्कशॉप्स वगैरह हैं। जी जी। तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को जैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं। सो मी बीइंग द यंगर वर्जन, यंगर जनरेशन, शायद वो ज़्यादा जल्दी कनेक्ट करते हैं और समझते हैं। तो उनको आगे ट्रेडिशन बताना या उनको ट्रेडिशन से दिखाना, इंट्रोड्यूस कराना, वो एक मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है काफ़ी टाइम से। और मैं चाहता हूँ कि वो लोग सीखें, समझें, क्योंकि आफ्टर ट्रैवलिंग, स्पेशली आफ्टर ट्रैवलिंग इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज, ये एक चीज़ बहुत सीखने को मिली है कि अगर आप अपना ट्रेडिशन नहीं प्रिजर्व कर सकते तो आप एक सोसाइटी नहीं कहलाएंगे कुछ टाइम। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपको जब तक आपके पास कुछ अपना नहीं है तो कोई आपकी तरफ क्यों देखेगा, क्योंकि उनके पास तो आपसे ज़्यादा बेहतर है ही ना। तो कॉपी करने से अच्छा है कि हम अपनी चीज़ को पहले प्रिजर्व करें, सीखें। ऐसा नहीं है कि हम उन चीज़ों को ना करें, ऑफ कोर्स, बट आफ्टर ट्राइंग व्हाट वी हैव। तो जब आप इंटरनेशनली जाते होंगे तो वहाँ तो सितार को बड़ा अलग सा देखा जाता होगा इंस्ट्रूमेंट। देम सम मस्ट हैव नेवर सीन दिस सितार। बहुत से जगहें ऐसे हैं जहाँ मैं गया हूँ और वहाँ पे लोग कहते हैं कि यू आर द फर्स्ट वन हु इज प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। हमारे लाइक इन विच कंट्री यू गॉट दिस ऑब्जर्वेशन? न्यूजीलैंड के जो साउथ आइलैंड्स हैं, जी। हार्डली एनी सितार प्लेयर हैज बीन देयर। एक बड़ा नाम है जो कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह से है, पंडित रविशंकर। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है। जी। तो a lot of people mentioned especially this thing कि आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले रविशंकर जी आए थे। उसके बाद यू आर द सेकेंड वन जो इन छोटे आइलैंड्स पे आया है और परफॉर्म करके गया है। और कई यूरोप के कुछ ऐसे छोटे पार्ट्स हैं जहाँ पे लोग सुनना पसंद करते हैं। एक बड़ा ही प्यारा इंसिडेंट है न्यूजीलैंड का ही। एक छोटा सा टाउन है वहाँ पे अराउंड द गोल्डन बे, बैरी टाउन, और 104-105 लोगों की पॉपुलेशन है अच्छा उस टाउन की। और 99 पीपल वर देयर। जो 99 टिकट्स सोल्ड आउट था,
99 टिकट सेल की थी। तो मैंने उनसे मजाक में ऐसे ही पूछा, मैंने कहा जो बाकी के 5 लोग हैं उनको भी बुला लेते। तो उन्होंने बोला कि ये जो आपका साउंड लाइट और ये बाकी पांचों वही 5 लोग हैं। तो सारे लोग आए, 100% अटेंडेंस ऑफ द टाउन। ओके। तो वो लोग पसंद करते हैं, वो लोग आते हैं। 1.5-2 घंटा अगर आपका परफॉर्मेंस है, उसके बाद 1-1.5 घंटा उनके साथ आफ्टर द परफॉर्मेंस वो आते हैं, देखते हैं, बहुत ही माइन्यूटली पूछते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो 1-1.5 घंटा आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस इज देयर ओके। कि आप उनको समझाएं, बताएं और उनसे डिस्कस करें। और वो लोग बहुत पसंद करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, जो कि इंडिया में मुझे ऐसे थोड़ा सा लगता है कि हम थोड़ा सा, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो है ही हमारे पास, हाँ, इंक्लूसिविटी नहीं घर में है है ही जानने है, तो की। देख लेंगे, किसी दिन देख लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग नहीं सीखते, जी। बट वहाँ पे उस चीज की वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो वहाँ बाहर क्या सुनना पसंद करते हैं उस सितार में? अब जब इंटरनेशनली ट्रैवल करते होंगे सितार में, व्हाट डू यू प्ले देयर दैट अट्रैक्ट्स देम? द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि क्या सुनना पसंद करते हैं। अच्छा, आप जो बजाएंगे आप जो अपना बेस्ट डिलीवर करते हैं, they will just they enjoy that. try to connect with you on the level you are going. ओके, दैट्स गुड, अगर आप दैट्स आंख गुड। बंद करके बजा रहे हैं तो वो भी कोशिश करते हैं, they will try to replicate you, वो आंख बंद करके सुनेंगे। और क्या है कि अगर आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, they will follow everything. वो बहुत अच्छे से सुनेंगे, अरे एकदम बिल्कुल साइलेंटली फॉलो करेंगे। और अगर आप उस तरीके जो भी है, जिस भी तरीके का संगीत है, वो उसको अच्छे से एंजॉय करते हैं। Okay. इफ इट्स रॉक और मेटल, वो उसको उस तरीके से एंजॉय करेंगे। क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है तो बिल्कुल एकदम आंख बंद करके आप ऑडियंस में सांस की आवाज भी नहीं आती। और जैसे आपने किया तो एकदम से मतलब लोग मतलब उनकी आवाज सुनेंगे। सो काइंड ऑफ प्योर क्लासिकल जो हम ढूंढते हैं। हाँ, मतलब दे कनेक्ट विद द म्यूजिक। एग्जैक्टली। तो वो एक कहते हैं ना कि एक ऑडियंस होती है जो ताली बजाने वाली जो होती है, और दूसरी होती है वाहवाही वाली। तो जी। वो वाली थोड़ी सी ऑडियंस है कि जिसमें आप वाह वाह करके वो आपकी अच्छी चीजों पर बड़ा मायने Appreciate करते हैं। बहन जी, सावन का महीना चल रहा है, जी महादेव का महीना चल रहा है, बिल्कुल तो एक बार नमो नमो शंकरा हो जाए। बिल्कुल। महादेव का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। कश्मीरी जो पंडित्स हैं, दे आर ऑल शादी, या तो बिल्कुल। आगे आगे स्पेसिफिक जी आप करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आपके वाद्य यंत्र आप पे हमेशा बनी रहे। अब आते हैं, सितार को बॉलीवुड में भी काफी यूज किया जाता है, या मैंने कई जगह देखा है कि बॉलीवुड सॉन्ग्स भी सितार पे बड़े अच्छे से बजाए जाते हैं। वी कैन कनेक्ट विद देम ऑल्सो, जो भी। तो कोई एक बॉलीवुड का बढ़िया सा गाना सितार पे बजा के दिखाइए, जिससे कि हमारे दर्शकों को आनंद आ जाए। बिल्कुल। एक गाना मेरे काफ़ी करीब है, मुझे बहुत पसंद है। और बॉलीवुड में हालांकि संगीत में काफ़ी बदलाव आए हैं, पर आज के टाइम में भी कुछ ऐसे गाने हैं जो कि मेलोडिकली बहुत रिच हैं। तो उनमें से एक गाना है मोह मोह के धागे। मेरा भी फेवरेट्स में से है, प्लीज।
बेहतरीन बेहतरीन, मजा आ गया। क्या सितार जो है एक स्लो मूविंग म्यूजिक की कैटेगरी में ही रहता है कि कुछ इससे फास्ट भी प्ले किया जा सकता है? आपने तो फ्यूजन्स भी करे हैं, जुगलबंदियां करी हैं, जी तो कोई फास्ट म्यूजिक ट्रैक के साथ में भी कभी इसका कॉम्बो करा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल शांति प्रिय है। जैसे एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है कि राम जी का स्वभाव बहुत पेशेंस थी उनमें, जी और जब उनको युद्ध करने का समय आया तो उन्होंने उस समय बिल्कुल अपना धनुष उठाया और बिल्कुल। बिल्कुल युद्ध भी किया। तो वैसे ही संगीत में भी है कि आप शांति प्रिय तो है, पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है उसके एक फेजेस से शुरू होता है। जैसे आप शुरुआत में आलाप करते हैं, बहुत ही स्लो है, इसके अंदर आप राग को, कॉम्पोजिशन को धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सबको बताते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। जी फिर जोड़ आलाप है, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ आलाप बट इन अ रिदमिक मैनर। ओके। फिर उसके बाद हम कॉम्पोजिशन पे आते हैं। एक स्लो कॉम्पोजिशन है, विलंबित हो गई या मसीह खानी बोलते हैं उसको, या फिर जो हो गई द्रुत इज द फास्ट, जी है ना। उसके बाद जैसे ही आप द्रुत की तरफ एंटर करते हैं, द्रुत बाय नेम इट मींस फास्ट। ओके। तो बिल्कुल उसके अंदर कुछ चीजें तेज की जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको अगर है तो मतलब ऐसे हाँ बिल्कुल, इसी पे दीजिए उदाहरण, तेज फास्ट फास्ट म्यूजिक। तो आपने जैसे कई सारी बॉलीवुड मूवीज ही देखी होंगी, तो सिर्फ गाने के अलावा उसके अंदर एक बैकग्राउंड स्कोर भी रहता है। जैसे कुछ आप डायलॉग बोल रहे थे उसके बैक, जी जी हाँ। तो काफी टाइम का अगर आपने सुना होगा ऐसे पीछे चलता है। जब हीरो हीरोइन दौड़ते हुए आ रहे हैं मिलने के लिए तो पीछे ही चल रहा होगा। कुछ इस तरीके का है। और फिर कुछ बहुत तो बढ़िया। इस तरीके की भी चीजें हैं। पर उसका एक फॉर्मेशन होता है कि आप धीरे से स्टार्ट करते हैं, उसको एक लेवल तक लेके जाते हैं पूरा ऊपर तक, और फिर उसको आप एंड करते हैं परफॉर्मेंस को। एक और कोई भी जो आपको पसंद हो वो एक बार एक सॉन्ग और इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। एक अगर तुम साथ हो। बिल्कुल एक जैसे आपने बताया, इसी को हम कोशिश करते हाँ, अगर तुम साथ हो एक बॉलीवुड सॉन्ग है, इफ दैट कैन बी प्लेड ऑन योर बिल्कुल सितार। बिल्कुल बहुत ही करीब है ये गाना मेरे, और कुछ लाइनें इसकी आपको बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब मयंक जी ये बताइए कि सितार के बारे में तो आपसे बहुत कुछ पूछ लिया। जी अगर सितार बोल पाता और सितार से मैं सवाल कर पाता जी तो वो आपके बारे में क्या बताता? मेरे बारे में तो काफी कठिन सवाल है, क्योंकि जो भाई सितार एक दो गुगली तो मिलेगी ही ना पूरे टेस्ट मैच में।
क्योंकि सितार जो है, जो आपका साज है, वो आपसे कनेक्टेड ही होता है। इसको आप अपना साथी मान के चलते हैं, तो जो भी बोलते हैं वो दोनों सिमिलर ही बोलते हैं। तो मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जी। और आई होप कि वो जो आपके सवाल का जवाब है उसमें शायद निकले। लेट्स सी। बगैर मुंह खोले आपका ये जवाब देने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कुछ पर्सनल क्वेश्चन जो आपकी इंटरनल म्यूजिक नोट्स को टिंगल करेंगे। कोई एक राग जो आपको बिल्कुल घर जैसा फील करता हो, कोई एक राग ऐसा जो आपको इरिटेट करता हो? देखिए, इरिटेट तो नहीं है। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, दोनों राग जो हैं इसका बोथ कम फ्रॉम सेम फैमिली, ओके। लाइक सेम सेट ऑफ नोट्स। तो जो बहुत ही करीब है कौसी कानडा करके है, और मतलब परेशान तो नहीं, पर उसको दूसरा जो है उसको मतलब परेशान बजाने मतलब कि से आपको- बहुत हाँ, मतलब टाइम लगा हो उसको सीखने में, उसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ी हो, आसानी से पकड़ में ना रहा हो। आई मीन दैट राग तो आ गया, बट वो राग का जो डेप्थ है हाँ। आने में काफी समय लगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि ये आसपास ही है, उसके आसपास ना 4-5 राग है। ओके। तो उस राग को उन रागों से पहले तो अलग कैसे किया जाए, और उस राग के अंदर उसका जो फील है कुछ स्वरों का वो कैसे लाया जाए, वो इम्पोर्टेंट था। तो दरबारी कानड़ा ओके। और वो राग है। तो दोनों राग, टफेस्ट वन में हाँ, मतलब वो कह सकते हैं कि उसका फील आने में हाँ बड़ा हाँ मुश्किल, टाइम लगा, उस पर मेहनत ज़्यादा करनी मेहनत पड़ी। ज़्यादा है, और उसको समझने में, सुनने में, उसको मतलब आपको फील लाने में टाइम लगता Okay. है उस राग को। तो व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग और प्रैक्टिसिंग, आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? बहुत से समय वैसे तो मैं हर एक संगीत सुनने की कोशिश करता हूँ, और एक फेज़ रहता है कि हर 3-4 महीने में मेरा वो टेस्ट जो है कि ताकि मैं हर चीज़ एक्सप्लोर कर Okay. सकूँ, तो वो एक चीज़ चलती रहती है। बट मोस्टली कश्मीरी फोक मुझे सुनना बहुत पसंद है। Okay. कोई भी फोक, जैसे पहाड़ी फोक है, या फिर कुछ अगर किसी कंट्री का कोई कोई भी फोक अगर है, जी जी। वो मैं सुनना पसंद ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि उसमें से आपको उनके रूट्स पता चलते हैं कि बिल्कुल। वहाँ पे क्या चीज़ें रही होंगी, कैसे हुआ होगा। उनके इंस्ट्रूमेंट्स की आपको जानकारी बहुत अच्छी हाँ, मिलती हाँ, है फोक्स के थ्रू, बिल्कुल। और किस तरीके का उनका रहन सहन रहता है या चीज़ें रहती, क्योंकि फोक में आपको सब कुछ बताया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो मैं थोड़ा फोक से पूरी कंट्री रिफ्लेक्ट हो जाती पूरा है, व्हाट reflect द कंट्री हैज अ हेरिटेज। तो वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि मैं वहाँ का फोक सुनूं, और बाकी जैसा कि बहुत सारे कलाकारों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला, तो ब्लूज़ बहुत सुनता हूँ मैं। और जैसे ऑर्केस्ट्राज है, सिम्फनीज, वेस्टर्न क्लासिकल, उनको सुनने का बहुत शौक है मुझे, तो उनको बहुत सुनता हूँ मैं। तो मैं आपका प्रोफाइल स्टडी कर रहा था, तो आप सिर्फ बजाना परफॉर्म करने के अलावा वर्कशॉप्स भी लेते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं। जी। तो हाउ डू यू सी द नेक्स्ट जेन कमिंग दिस वे? See, the next generation is very gifted. Firstly, I'll say gifted. They are gifted कि उनको हर एक चीज़ accessible है. The only thing is patience. वो थोड़ा सा चाहिए। बाकी अगर वो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि चीज़ें
सिर्फ कैसेट में अवेलेबल थी, और वो कैसेट आपके शहर में पॉपुलर है तो आपको मालूम चलेगा, नहीं बिल्कुल, तो नहीं बिल्कुल। चलेगा। या फिर जो आप अपने गुरु से सीख रहे हैं, या फिर अगर आप अपने किसी परफॉर्मेंस में किसी को देख लिया, किसी को प्रोग्राम देखने चले गए, जी। तो तब आपको वो चीज़ के बारे में पता चलेगा। बट आज की डेट में हर एक चीज़ बस आपके फ़ोन पे, आईपैड Yes. पे, कंप्यूटर में है। एवरीथिंग इज इन और ऐसा नहीं कि आपको ढूंढने जाना है। आजकल आजकल तो एल्गोरिथम खुद ही दे देता खुद है ही दे सामने देता लाके। है वो आपको, कि अगर आप 4 दिन वो वैसे तरीके का कुछ सुनते हैं तो वो आपको सामने लाके दे देगा उस तरीके की चीज़ें। तो बड़ा गिफ्टेड है, बट एट द सेम टाइम कुछ गलतियां भी उस वजह से हो जाती हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि वो उसी को अपना गुरु मान लेते हैं, डिजिटल मीडिया को ही। तो वो सबसे बड़ी गलती है, हाँ, यस। क्योंकि डिजिटल मीडिया कैन गाइड यू, एआई कैन गाइड यू, बट वो एआई आपको सिखा नहीं सकता। इट कांट बी मास्टर। वो नहीं सिखा सकता, आपको एक टीचर चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक इंसान के हिसाब से, गुरु शिष्य परंपरा की हम बात कर रहे थे, तो गुरु शिष्य परंपरा में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका सिलेबस तो है एक, बट हर एक बच्चे को अलग तरीके से सिखाया जाता है। हर किसी की सोचने की क्षमता अलग है, उसका एक चीज़ों को समझने का, उनके ऊपर रिएक्ट करने का तरीका अलग है। तो आप उसको उसके तरीके से समझा के उन चीज़ों पे काम करते हैं, रादर देन कि जो आपने लिख के रखा है एक पूरा सिलेबस, वही सब बच्चों को आपने दे दिया। तो ये इसका एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। यस। वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल। उस पे तो जो आपने बना दिया उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा मतलब वो कोई उसका फूक बहुत अच्छा है, तो या उसका ब्रीदिंग बहुत अच्छी है, तो वो फ्लूट में अच्छा कर गया। अब दूसरा भी सीखना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी ब्रीदिंग अच्छी नहीं है तो वो नहीं बजा सकता। उसके लिए भी एक्सरसाइजेस हैं, उसको कराया जाएगा। शायद उसकी बेसिक ट्रेनिंग उससे थोड़ी अलग हो। ओके। तो वो चीज़ के लिए आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा, और टीचर जो बताते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा पेशेंटली। तो वो थोड़ा सा आजकल मुझे लगता है कि डिफरेंस है, जो कि बच्चे थोड़ा सा जहाँ पे लैक करते हैं, बट अ लॉट ऑफ टैलेंट इज कमिंग इन। मतलब कैलिबर है, टैलेंट है, बस वो जो पेशेंस का इनपुट है दैट दे नीड टू वर्क वो लैक करता है। बाकी उसके अलावा बहुत बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, और ग्रास्पिंग पावर बढ़ गई है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपके पॉडकास्ट के थ्रू, लाइक क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कोई चीज़ आपके घर में होती है तो इट कम्स थ्रू पेरेंट्स, ऑन। या राइट। सो अगर आप घर में क्रिकेट का मैच देखते हैं तो ही तो बच्चे को पता चला ना कि क्रिकेट नाम की भी कोई चीज़ है। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को सिखाएं क्लासिकल म्यूजिक, बट अगर आप उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें, घर में एक बार चला दिया आपने, आप महीना भर कुछ भी चलाएं, आप 2 बार चला दें, और उसको एटलीस्ट पता तो चलने दे क्या होता है ना, कि क्या चीज़ होती है, कि उनके कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। अब जाके हमें थोड़ा सा योग का महत्व समझ आ रहा है और इन चीज़ों का समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब वेस्टर्न कंट्रीज ने अडेप्ट करना शुरू किया बहुत अच्छे लेवल पे, जी जी। तो लगा कि नहीं यार, अगर वो कर रहे हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन कि वहां से आ गया तो हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आपके पास ही है, आपके हाथ में है, आपको बस थोड़ा सा जाना है और उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है एक्सेप्ट उनको। करना है, और अब फिर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करें। देर आर अ लॉट ऑफ गिटार प्लेयर्स, वेस्टर्न गिटार प्लेयर्स, और बहुत सारे पियानो प्लेयर्स हैं, एंड आई एम टॉकिंग लाइक इंटरनेशनल लेवल पे, जी। जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनमें से कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं 3-4, जो कि वो सब बजाने के बावजूद भी वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं और उसको अपने प्लेइंग में अडेप्ट कर रहे हैं। तो कुछ तो चीज़ है इसमें भी, मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि बहुत डेप्थ है, हर इंडियन एक क्लासिकल म्यूजिक चीज़ में में बहुत है। डेप्थ है, अगर कोई बहुत घुसना चाहे तो बहुत डेप्थ है इसमें। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ आप देखें, परखें, फिर उसके बाद आप उस चीज़ को आप देखें कि आपको डिसाइड बाद में करना है कि आपको क्या पसंद और क्या नहीं पसंद है। कोई एक फेमस म्यूजिक आइडल या कंपोजर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? मेरा देखिए एक नाम है, वो अब रहे नहीं इस दुनिया में। अब मुझे बहुत शौक था कि मैं उनके सामने जाके बैठूं और किसी दिन एक मौका मिले तो वो मुझे बोले कि तुम ज़रा बस सा लगा के सुनाओ, तुम्हें आता है, तुम कुछ बजाते हो तो ज़रा सा लगा के सुनाओ। इतना भी अच्छा। बजा दिया तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए। लता जी,
ओके। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं कि अगर वो मतलब अब तो नहीं मौका मिलेगा कभी, तो अब वो चीज़ मन में ही रहेगी। अच्छा, आपने इतना ट्रैवल करा है, 2500 से ऊपर कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करा है, 18-20 कंट्रीज में देखा आपने ट्रैवल करा है, जी। तो कोई एक अच्छा सा इंसिडेंस और एक कोई ऊप्स मोमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस? लेट्स स्टार्ट विद द ऊप्स ओनली। या सो एक परफॉर्मेंस था जिधर मैं पहुंच गया परफॉर्म करने के लिए अपने Which साथियों के place? साथ। दिस वाज अगेन न्यूजीलैंड। ओके। सो न्यूजीलैंड के लोग वैसे बहुत प्यारे हैं और बहुत फनी भी हैं, तो बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के, और बहुत अच्छी जगह है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ओके। तो हम पहुँच गए अपने साथियों के साथ वहाँ पे, और हम तैयारी भी कर लिए, सब साउंड चेक हो गया, सब कुछ हो गया, और समय आ गया अब कि परफॉर्मेंस शुरू करना है, तो लोग नहीं दिख रहे। तो पता चला कुछ देर बाद एक आदमी आया, तो बोले कि आप आज आ गए, आप तो कल आने वाले थे ना। तो टिकट जो है, पोस्टर जो है, वो अगले दिन का बिक गया है, अच्छा। और हमें एक दिन पहले जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने एक दिन पहले बुला लिया है, ओह। और अगले दिन वहाँ किसी और का परफॉर्मेंस है वहाँ पे, तो वो कुछ कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा। फिर वो एक ही बंदा पूरा, उसके लिए हमने कॉन्सर्ट बजाया, ओह। क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि वो एक बंदा भी बड़ा मायने रखता है अगर वो इतनी दूर से आए। जी। तो उन्होंने टिकट ली थी, तो उनके लिए भी हमने पूरा कॉन्सर्ट बजाया, और फिर हम खुशी खुशी में वही हंस रहे थे पूरे टूर पे कि हमने, मतलब ये भी एक रिकॉर्ड ही है कि एक बंदे के लिए हमने पूरा प्रोग्राम बजाया है। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। आई आल्सो लिसन्ड द फर्स्ट टाइम। ओके। तो हाँ, ये ऐसा हुआ था हमारे साथ, और अच्छा में ये था कि एक दो परफॉर्मेंसेस हैं जब मुझे अपने गुरुजी के साथ, गुरुओं के साथ स्टेज पे बैठने का मौका मिला। ओके। फर्स्ट माय ग्रैंडफादर बैक इन 2004, और मैंने कुछ टाइम ही सीखा था सितार, तो उन्होंने बोला कि ये सिखाया, एकदम कुछ नहीं बोला, और 2 दिन पहले बोला कि अभी परसों ऐसे है तो तुम भी बैठ जाना। तो मैं एकदम ना लड़ लिया उनसे कि ऐसे कैसे, आप में तो कुछ सिखाया नहीं आपने, और अब बैठा दोगे तो कुछ होगा नहीं। कह रहे नहीं, ये ऐसे ऐसे करना, और बोला हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हो जाएगा, मैंने भी कहा ठीक है चलो हो जाएगा। और जब मैं स्टेज पे बैठा, सो बैठने के बाद जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट वाज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इट वाज नॉट अ परफॉर्मेंस फॉर मी, इट वाज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग टू अपग्रेड, लाइव ट्रेनिंग। लाइव ट्रेनिंग। तो वो एक था जिसको हम लोग कॉर्पोरेट भाषा में ओजीटी कहते हैं। हाँ। तो वो एक परफॉर्मेंस था कि जहाँ पे मुझे काफ़ी सीखने को मिला, और काफ़ी मेरा मतलब मेमोरेबल कॉन्सर्ट वो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे, जबकि उन्होंने मुझे ही बजाने का ज़्यादा मौका दिया, बोले तुम ही बजाओ, ये भी बजाओ, ये भी बजाओ, ये भी बजाओ, और वो सिर्फ बैठे थे साथ में, ऑब्जर्व कर रहे थे, और बजाया उन्होंने भी ऑफ कोर्स। तो बट मेरे को ज़्यादा वो कर रहे थे कि नहीं बजाओ, ये भी बजाओ। तो वो एक परफॉर्मेंस है। और दूसरा मुझे मौका मिला गुरुजी के साथ, पंडित देवू चौधरी जी, सेम अगेन पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके। तो उन्होंने साथ में बिठाया, स्टेज पे ही एक आध बार डांट भी पड़ गई, ये क्यों नहीं बजा रहे, ये क्यों नहीं बजा रहे, क्यों, मतलब आई वाज ट्राइंग टू प्ले लेस, एंड कि ताकि वो उनका सुने, उनको देखने आए हैं लोग, मुझे नहीं देखने आए कोई भी। तो नहीं, तुम बजाओ, ये भी बजाओ, वो भी बजाओ। तो 2-3 बार डांट भी पड़ गई स्टेज पे। तो बट वो एक मेमोरेबल, मेरे ख्याल से बड़ों का सिखाने का तरीका ही शायद ये रहता था। मुझे लगता है उससे अच्छा तरीका कोई नहीं है, हो नहीं सकता। आज की डेट में अगर हम सिखा रहे हैं तो हमें अपनी ट्रेनिंग को मॉडिफाई करना पड़ता है। बट हमें लगता था कि बोलते हैं कि तब बैक देन टीचर्स एंड गुरुज वर, मतलब थोड़े से रिजिड होते थे या कुछ होते थे। वो रिजिड नहीं थे, मन में उनके चीज़ें फिक्स है, बट वो आपको सिखा रहे हैं। सो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अब समझ आती है कि सिर्फ म्यूज़िक सिखाना वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, दैट वॉज ओनली 30% और 40% की जब हम म्यूज़िक सीखते थे। रेस्ट 60% वो हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है वो चीज़ें सिखा रहे थे, कि हाउ टू हैंडल एवरीथिंग व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, व्हेन यू विल स्टार्ट टूरिंग, वो सब चीज़ें सिखाई जाती थी। तो वो जो है वो गुरु ही सिखा सकता वो गुरु सिखाते हैं। आपका स्वभाव सिखा भी नहीं सकता। आपका स्वभाव देखते हैं कि आपको
कितनी जल्दी आप चीज़ों को समझते हैं, आप कितना पेशेंस रखते हैं, किस तरीके से आप चीज़ को अप्रोच करते हैं, उस तरीके से वो आपको बात करना सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं। संगीत तो है, वो 40% है, बाकी 60% जो वो कर रहे हैं वो आपकी ट्रेनिंग है लाइफ की। तो वो चीज़ जो है वो शायद लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और वो बोल देते हैं कि सबकी गुरु रिजिड थे या वो थे। तो वो ट्रेनिंग का पार्ट है सारा, वो बाद में जाके समझ आता है। जो उसको प्रोसेस को पूरा करता है उसको वो प्रोसेस समझ आता है, जो बीच में छोड़ देता है उसके लिए तो फिर वो थोड़ा गलत ही है प्रोसेस। तो मयंक जी, अब आपके लिए एक फ्लूट टेस्ट, यू आर अ मास्टर ऑफ फ्लूट। ओके ये हम लोग को समझ में भी आया, देखा। तो अब एक रैपिड फायर फ्लूट टेस्ट लूंगा आपका। जी एक पैट्रियोटिक सॉन्ग। जी। तो मयंक जी, अब एक डांस नंबर ऑन फ्लूट। जी बिल्कुल। एक बहुत ही फेमस कंपोजर है हमारे रहमान साहब जी, उनका एक छोटा सा गाना मैं प्रस्तुत करूँगा। अब एक कोई बॉलीवुड सॉन्ग आप अपनी पसंद का। बिल्कुल। ये गाना जो है काफ़ी पसंद है मुझे और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेज में ये गाना मैं बजाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ थोड़े से इसकी 2-3 लाइनें आप। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब ये हो गया आपकी पसंद है। अब एक मेरी पसंद का, बिल्कुल। केसरिया। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गाना है और आजकल काफ़ी प्रचलित है। जी अ, उसकी 2 लाइनें मैं प्रस्तुत करूँ। बिल्कुल।
बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर इस शो की समाप्ति पे हम लोग आ रहे हैं, जी। पर अगर एक गाना, अगर फ्लूट आर्टिस्ट से ना फ्लूट पे गवाया, जिसने फ्लूट को बॉलीवुड पे इंट्रोड्यूस करा, मैं जी। बात कर रहा हूँ 1980s की हीरो फिल्म की, अरे हाँ बिल्कुल। शायद उसी फ्लूट की परफॉर्मेंस की वजह से फ्लूट बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो आज तक जिन्होंने वो दोनों समय, हम लोग तो उसी दौर के जने हैं, जी। जी। जब भी वो धुन बजती है तो वो गाना, वो 1980s का हीरो जरूर याद आ जाता है। बिल्कुल तो उसके बिल्कुल। बगैर हम लोग अपना शो खत्म नहीं करेंगे, एक बार वो भी बता के दीजिए। बिल्कुल ये धुन ऐसी है कि अगर आजकल तो नहीं इतनी प्रचलित है बट लोग मगर जानते हैं। यंगस्टर्स ने तो सुनी ही नहीं नहीं होगी ये। सुनी है पर मैं चाहता आज। हूँ कि वो भी एक बार सुने जिन्होंने आज तक नहीं सुनी, क्योंकि वी आर 80s 70s 90s ग्रुप। बिल्कुल बिल्कुल। पर आज से 10-12 साल पहले तक अगर आप ये धुन नहीं जानते थे तो पहली चीज आपको बांसुरी वादक नहीं मानते थे। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि भाई और दूसरी चीज आपको स्टेज पे उतरने नहीं देंगे जब तक आप ये ये, बजाएंगे नहीं। तो बस हम लोग भी आपको शो से जाने नहीं तो देंगे जब तक आप ये नॉट फॉर बताएंगे द नहीं। क्लासिकल परफॉर्मेंस बट जैसे हम कुछ लाइट का कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं जी उसके जी जी। अंदर तो जरूरी होता था तो हाँ, मैं क्योंकि इसकी। बॉलीवुड में फ्लूट आई, पहचान फ्लूट की इसी गाने ने बनाई जी है। बिल्कुल मैं उसकी 2 लाइनें आपके लिए प्रस्तुत करूँ। बिल्कुल सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहन जी फॉर बहुत बहुत कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच। आज मुझे भी फ्लूट और सितार की गहराइयों में जाने का मौका मिला, शायद मैंने कभी इतने अच्छी तरीके से इन दो यंत्रों को कभी समझा नहीं था, जो आज आपके साथ पॉडकास्ट करके समझ में आया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपकी टीम का इतने अच्छे से आपने ये क्यूरेट किया है और इसके बारे में डेप्थ में आपने पूरी चीज़ों की जानकारी रखी और आपने ये सवाल पूछे हैं। और बहुत अच्छा लगा हम मुझे भी यहाँ आके ताकि हम अपनी ये कल्चर को इस नॉलेज को आगे शेयर करें विद ऑल द यंगस्टर्स सो दैट दे कैन हैव एन ऑप्शन। यस। वो उसको समझें अभी फिर तो सर उसके वो बाद वो ऑप्शन डिसाइड। है या नहीं उनको ये भी नहीं पता कि दिस इज ऑल्सो एन हाँ ऑप्शन। एग्जैक्टली exactly। उसको समझें परखें फिर उसके बाद अगर नहीं आपको कुछ और चीज करना है ऑफ कोर्स आप करें बट आप देखें तो सही एक बार है ना। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू।